Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is how did a DDoS attack crippled Kaveri 2.0. The second issue is what is the Aravali Safari Park project, and the third issue is Ganesh Kumar named Chief Election Commissioner after a panel meeting. And the third issue is most deportees from the US are from Punjab, Haryana, and Gujarat. So let's discuss all the issues in detail. What are denial of service attack? In January, web-based portal Kaveri 2.0, which streamlined property registration in Karnataka, faced sporadic crippling server outages. जनवरी मंथ में वेब बेस्ड पोर्टल कावेरी 2.0 जो कि कर्नाटक के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, रिसेंटली इसने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक फेस किया है. ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द आउटेज इट वाज नॉट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज बट अ मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ऑन कावेरी 2.0. इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फाइंड आउट हुआ कि ये टेक्निकल ग्लिच नहीं था बल्कि मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था. कावेरी 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2023 टू रिफॉर्म लैंड रजिस्ट्रेशन. कर्नाटक के अंदर लैंड रजिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए कावेरी 2.0 वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया था. व्हाट इज अ DDoS? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. DDoS का मीनिंग ये होता है DDoS attack is a malicious attempt to disrupt the normal functioning of a targeted service or network by overwhelming it with a flood of internet traffic. Distributed denial of service attack एक malicious attempt है जो कि टारगेटेड सर्वर सर्विस या नेटवर्क को उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करने के लिए यूज किया जाता है. और ऐसा करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक का फ्लड यहाँ पर ओवरवेलमिंग किया जाता है. अनलाइक अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक विच टिपिकली इन्वॉल्व सिंगल सोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लेवरेज मल्टीपल compromised system often infected with malware to generate the traffic. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो कि सिंगल सोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है ये मल्टीपल कंप्रोमाइज्ड सिस्टम्स को लिवरेज करता है और मालवेयर के साथ ये इन्फेक्टेड होते हैं सो दैट ट्रैफिक जनरेट किया सके. दीज कंप्रोमाइज्ड सिस्टम्स आर कलेक्टिवली नोन एज बॉटनेट. इस तरह के जितने भी मल्टीपल कंप्रोमाइज्ड सिस्टम्स होते हैं इन्हें बॉटनेट कहा जाता है. Distributed denial of service attack can lead to service downtime, which render service unavailable, leading to disruption or potential loss of revenue. Distributed denial of service attack सर्विस डाउन टाइम को लीड करते हैं जिसमें सर्विस अनअवेलेबल रेंडर होगा एंड इसकी वजह से पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस हो सकता है और डिसरप्शन हो सकते हैं. While distributed denial of service attack do not directly steal data, they can be used as a distraction. DDoS ये डायरेक्टली डाटा स्टील नहीं करते हैं बट डिस्ट्रक्शन के तौर पर इन्हें यूज किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉल विक्टिम टू DDoS अटैक में सफर रेपुटेशनल डैमेज एज कस्टमर्स एंड पार्टनर्स क्वेश्चन देयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट. जिस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट DDoS अटैक किए जाते हैं वो मेनली उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए किए जाते हैं सो दैट कस्टमर्स एंड पार्टनर साइबर थ्रेट से रिलेटेड उसके अगेंस्ट क्वेश्चन कर सकें और अपने आप को लेफ्ट कर सकें. हाउ कैन सच अटैक बी मिटिगेट? इस तरह के अटैक को किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है? नंबर 1, इम्प्लीमेंट एडवांस्ड ट्रैफिक फिल्टरिंग मैकेनिज्म. इस तरह के अटैक से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए एडवांस्ड ट्रैफिक फिल्टरिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने होंगे. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट DDoS अटैक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एडवांस्ड ट्रैफिक फिल्टरिंग मैकेनिज्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट एंड मैलिशियस ट्रैफिक. लेजिटिमेट एंड मैलिशियस ट्रैफिक के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को एडवांस्ड ट्रैफिक फिल्टरिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना होगा. नंबर 2, मॉनिटरिंग टूल्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न एंड टेक प्रीएम्प्टिव एक्शंस. अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग टूल्स ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर इम्पोज करने होंगे. नंबर 3, इन्फोर्सिंग रेट लिमिटिंग कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अ यूजर कैन मेक इन गिवन टाइम फ्रेम, प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम बीइंग ओवरवेलमिंग. सिस्टम को ओवरवेलमिंग होने से बचाने के लिए रेट लिमिटिंग इन्फोर्सिंग रेट को यहाँ पर लिमिट करना होगा. इट मीन्स कोई भी
कैंडिडेट या यूजर एक गिवन टाइम फ्रेम में लिमिटेड इस पोर्टल का यूज कर सकता है। ऐसे कुछ यहाँ पर लिमिटेशन सेट करने होंगे। नंबर 4, बॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सच एज कैप्चा, चैलेंज एंड बिहेवियरल एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक ऑटोमेटेड टूल और बोट्स। ऑटोमेटेड टूल्स एंड बोट्स को ब्लॉक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सच एज कैप्चा से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन करने होंगे। नंबर 5, रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स कैन स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑनलाइन सर्विसेज की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने होंगे। नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल्सो वर्क क्लोजली विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज टू हेल्प इन्वेस्टिगेट अटैक एंड आइडेंटिफाई परपेट्रेटर्स। इन्वेस्टिगेट अटैक्स को जितने भी अटैक होते हैं इस तरह के पोर्टल पर, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड परपेट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ क्लोजली कॉन्टैक्ट में रहे। दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कोलैबोरेट ऑन मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक। फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकती हैं। दिस विल इंक्लूड हैविंग अ डेडिकेटेड टीम टू मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज सिक्योरिटी इंसिडेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। व्हाट आर अदर मेजर डीडोस अटैक? इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सिक्योरिटी अटैक इससे पहले किस किस टाइम किए जा चुके हैं वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में। देयर आर सेवरल सच अटैक्स बट मोस्ट रिसेंटली एलन मस्क ओन्ड एक्स वाज टारगेटेड इन अगस्त 2024। सेवरल अटैक्स इससे रिलेटेड हो चुके हैं बट मोस्ट रिसेंटली जो अटैक हुआ था वो अगस्त मंथ 2024 यानी लास्ट मंथ एलन मस्क और एक्स कंपनी के ऊपर इस टाइप का अटैक हुआ था। एक्स प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस्ड अ मैसिव डीडोस अटैक व्हिच कॉज्ड डिलेज एंड डिसरप्शंस। एक्स प्लेटफॉर्म ने यहाँ पर डीडोस का अटैक एक्सपीरियंस किया जो कि जिसकी वजह से डिलेज एंड डिसरप्शंस इस प्लेटफॉर्म पर शो हुए थे। दिस अटैक अकर्ड जस्ट बिफोर हिज शेड्यूल्ड conversation with US President Donald Trump, highlighting the vulnerability of even high-profile platform to cyber threat. एलन मस्क और एक्स कंपनी पर अटैक उस टाइम किया गया जिस टाइम पर उसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ कन्वर्सेशन होने वाला था। ये हाईलाइट करता है कि हाई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म भी DDoS अटैक से सेफ नहीं है। इन अनदर ओकेजन इन 2015, माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड कोड रिपोजिटरी गिटहब वाज टारगेटेड बाय अ चाइना बेस्ड बॉटनेट। 2024 में भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें चाइना ओन्ड कोड रेस्पिरेटरी गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड कोड रिपोजिटरी गिटहब भी इस तरह के अटैक का शिकार हुआ था जो कि चाइना बेस्ड बॉट नेट के द्वारा टारगेट किया गया था। द अटैक इन्वॉल्व इंजेक्टिंग मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द ब्राउजर ऑफ विजिटर्स टू बेडू, चाइनाज मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन एंड अदर साइट्स यूजिंग बेडूज एनालिटिकल सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो ये अटैक हुआ था, ये इस अटैक के थ्रू यहाँ पर मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट किया गया था इनटू द ब्राउजर्स ऑफ विजिटर्स टू बेडू। यानी बेडू क्या है? चाइना का सर्च इंजन है। जो भी विजिटर इस पर गो थ्रू करेगा वो कहीं ना कहीं इस अटैक के चपेट में आ सकता है। 2015 में ये इंसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड था। What are various ecological and environmental concerns related to Aravalli Jungle Safari project Gurugram and Nuh? Why news? Recently, several retired Indian Forest Service IFS officers from across the country submitted a representation to the PM opposing the proposed 10,000 acre Aravalli Safari project in parts of Gurugram and Nuh. Recently, various IFS officers ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर सबमिट किया है जो कि गुरुग्राम एंड नू एरियाज में अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट के ओपोजिशन से रिलेटेड है। ऑफिसर्स emphasized that an intervention in an eco-sensitive zone should prioritize conservation and restoration rather than destruction. ऑफिसर्स ने एम्फेसाइज किया है कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर किसी भी टाइप का अगर इंटरवेंशन होता है वो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और गुरुग्राम एंड नूक एरिया में जो अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है ये डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा इस एरिया के इकोलॉजी के लिए। व्हाट इज द अरावली सफारी
पार्क प्रोजेक्ट, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट क्या है? दिस प्रोजेक्ट विल बी द लार्जेस्ट सच प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में ये इस टाइप का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा। इट एम्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल पीपल, लोकल पीपल के लिए टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ये प्रोजेक्ट बूस्ट कर सकता है। क्रूगर नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अफ्रीका एंड टॉप वाइल्ड लाइफ सफारी डेस्टिनेशन। अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप का जो पार्क है क्रूगर नेशनल पार्क है, जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, और ये टॉप वाइल्ड लाइफ सफारी डेस्टिनेशन है। अरावली सफारी पार्क विल हैव, अरावली सफारी पार्क जो कि अब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? एनिमल केज इंक्लूड होंगे, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम्स एंड एनिमल हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस पार्क, बोटनिकल गार्डन, एक्वेरियम्स, केबल कार्स, अ टनल वॉक विद एग्जिबिट्स एंड ओपन एयर थिएटर एंड इटरीज इसके अंदर इंक्लूड होंगे। What are ecological concern? Ecological concern में क्या है? The project are harming the environment as it would increase vehicular traffic and construction in an eco-sensitive zone. ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा बिकॉज यहाँ पर वहीकुलर ट्रैफिक इंक्रीज होगा, साथ ही इको सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अरावली हिल्स सर्व एज क्रिटिकल वाटर रिजर्व फॉर द वाटर स्कार्स रीजन ऑफ गुरुग्राम एंड नो विच में अफेक्ट। अरावली हिल्स के अंदर क्रिटिकल वाटर रिजर्व है जो कि गुरुग्राम एंड नूह जैसे वाटर स्कार्स रीजन के लिए वाटर प्रोवाइड कराता है। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद ये वाटर से रिलेटेड जो भी इशूज हैं ये इफेक्ट हो सकते हैं। द प्रोपोज्ड अंडर वाटर जोन इन पार्क कुड अल्टर वाटर लेवल एक्सेसरबेटिंग वाटर सिक्योरिटी। इस प्रोजेक्ट के अंदर अंडर वाटर जोन, ये पूरा अंडर वाटर जोन है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाना है। इसकी वजह से वाटर लेवल अल्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से वाटर सिक्योरिटी एक्सेसरबेट हो सकता है। लीगल एंड एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अरावली सफारी पार्क फॉल अंडर अ फॉरेस्ट कैटेगरी वेयर एनवायरमेंटल लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट डिफॉरेस्टेशन लैंड क्लियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अरावली सफारी पार्क फॉरेस्ट कैटेगरी रीजन के अंदर पड़ता है जहां पर एनवायरमेंटल लॉ स्ट्रिक्टली डिफॉरेस्टेशन लैंड क्लियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं। Multiple Supreme Court and National Green Tribunal orders under the Forest Conservation Act 1980 restricted such activity। इस तरह की एक्टिविटीज पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू या एनजीटी के ऑर्डर के थ्रू रेस्ट्रिक्ट की गई हैं, और इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का यूज किया गया। इम्पैक्ट ऑन हरियाणाज फॉरेस्ट कवर एंड सस्टेनेबिलिटी। इस प्रोजेक्ट की वजह से हरियाणा का फॉरेस्ट कवर एंड सस्टेनेबिलिटी किस तरह से इम्पैक्ट होगा? हरियाणा स्टेट हैज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड द अरावली रेंज सर्व एज अ क्रूशियल इकोलॉजिकल बफर। हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट कवर इंडिया में लोवेस्ट रहा है। अरावली रेंज जो कि क्रूशियल इकोलॉजिकल बफर जोन है। The officers warned that human settlement and mining in the area would disrupt environmental balance, violate sustainable development goal, and threaten long-term ecological sustainability। ऑफिसर्स ने प्राइम मिनिस्टर को वार्न किया है कि इन एरियाज में ह्यूमन सेटलमेंट एंड माइनिंग एक्टिविटीज अगर बढ़ जाएंगे तो इससे इन्वायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी है उनका ये प्रोजेक्ट वायलेशन कर सकता है एंड लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी इससे थ्रेटन हो सकती है। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरमेंटल एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बॉर्डर से 10 किलोमीटर आउटर जो एक्सटेंडेड एरिया है वो इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन के अंदर कमिंग होगा। While a 10 kilometer rule is implemented as a general principle, the extent of its application can vary। 10 किलोमीटर रूल जो ये बनाया गया है ये जनरल प्रिंसिपल के तौर पर बनाया गया, बट 10 किलोमीटर से अलग भी ये एरिया अलग अलग स्टेट में प्रोविजन हो सकता है। एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर कैन ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन इफ दे होल्ड लार्जर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉरिडोर। 10 किलोमीटर के इस लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि वो जोन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव कॉरिडोर वहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर इस एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है। अरावली माउंटेन रेंज। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड नाउ फॉर्म रेसिडुअल माउंटेन्स विद एन एलिवेशन ऑफ 300 मीटर टू 900 मीटर। अरावली जो कि वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। करंट में यहाँ पर माउंटेन के रेसिडुअल बचे हैं जो कि 300 मीटर से 900 मीटर तक एलिवेटेड हैं।
This range start from Himmatnagar in Gujarat and extend up to Rajasthan, Haryana and Delhi about 720 किलोमीटर। अरावली माउंटेन रेंज का जो स्ट्रेच है वो 720 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। गुजरात के हिम्मतनगर से स्टार्ट होता है और उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक एक्सटेंड होता है। द माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन रेंजेस, सांबर खेतरी रेंज एंड सांबर सिरोही रेंज इन राजस्थान, वेयर दियर एक्सटेंशन इज अबाउट 560 किलोमीटर। अरावली माउंटेन रेंज मेनली टू रेंजेस में डिवाइड है। नंबर 1 सांबर खेतरी रेंज एंड नंबर 2 सांबर सिरोही रेंज, दोनों राजस्थान के अंदर है और इनका एक्सटेंशन अबाउट 560 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। द हिडन लिम्ब ऑफ द अरावली दैट एक्सटेंड फ्रॉम द दिल्ली टू हरिद्वार क्रीट्स आर डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज ऑफ रिवर्स ऑफ इंडस एंड गंगा। अरावली का एक हिडन लैम्ब जो कि दिल्ली से हरिद्वार तक एक्सटेंड है, ये इंडस एंड गंगा रिवर के ड्रेनेज के बिटवीन एक डिवाइड क्रिएट करता है। रॉक्स आर फाउंड प्राइमरली ऑफ फोल्डेड क्रस्ट वेयर टू कन्वर्जेंट प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओरोजेनिक मूवमेंट। अरावली रेंज की जितनी भी रॉक हैं वो फोल्डेड क्रस्ट के द्वारा बनी होती हैं और फोल्डेड क्रस्ट तब बनती हैं जब टू कन्वर्जेंट प्लेट्स मूव करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज ओरोजेनिक मूवमेंट। अरावली डेट बैक टू मिलियंस ऑफ ईयर व्हेन अ प्री इंडस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कोलिडेड विद द मेनलैंड यूरेशियन प्लेट। अरावली रेंज जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स डेट बैक है, ओल्ड है। ये उस टाइम पर फॉर्म्ड हुआ जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हुआ। कार्बन डेटिंग हैज शोन दैट कॉपर एंड अदर मेटल्स माइंड इन द रेंज डेट डेट बैक टू अबाउट 5th सेंचुरी BC। कार्बन डेटिंग ये शो करते हैं कि कॉपर एंड अदर मेटल्स जो यहाँ पर माइंड किए गए थे वो 5th सेंचुरी BC के एक्सट्रैक्शन शो हो रहे हैं। Recently, new Chief Election Commissioner of India has been appointed. In this article, we will discuss about procedure of appointment of Chief Election Commissioner. Article is important for GS paper 2. Why news? Election Commissioner Gyanesh Kumar has been appointed Chief Election Commissioner after a meeting of a 3-member committee headed by Prime Minister. रिसेंटली ज्ञानेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। 3-member कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, उस कमेटी की मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया। मिस्टर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। मिस्टर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। ही विल एज्यूम ऑफिस ऑन वेडनेसडे व्हेन द सुप्रीम कोर्ट विल हियर द चैलेंज टू अ न्यू लॉ अंडर विच द सिलेक्शन हैज बीन मेड। मिस्टर ज्ञानेश कुमार वेडनेसडे को ऑफिस एज्यूम करेंगे और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट एक इम्पोर्टेंट हियरिंग करने वाली है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के अगेंस्ट की गई है। कोर्ट के अंदर अपील किया गया था, उससे रिलेटेड यहाँ पर कोर्ट हियरिंग करने वाला है। While the Prime Minister head the selection panel, Home Minister Amit Shah and Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi are its member. प्राइम मिनिस्टर इस सिलेक्शन पैनल के हेड होते हैं, साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा जो कि राहुल गांधी है। इन सभी के कंप्राइज से 3-member कमेटी बनता है और ये 3-member कमेटी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What is the Election Commission of India? The Election Commission of India is an autonomous constitutional body which is responsible for administering union and state election process in India. Election Commission of India एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 एज नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था। द सेक्रेटरीट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज इन न्यू दिल्ली। सेक्रेटरी इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। Election Commission conduct elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly and the offices of the President and Vice President in India. Election Commission of India लोक सभा के लिए, राज्य सभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इट मीन्स यहाँ पर 5 जोन के लिए ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है। Did not conduct elections to panchayat and municipality in the state. For this, the Constitution of India provides for a separate state election commission. पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क नहीं है।
इसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 इट प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिश द कमीशन। पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 29 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कमीशन इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट करना होगा और इसके लिए इलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 324 के अंदर क्या है? सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन एडमिन इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सुपरिंटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोल होगा, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आएगा। 324 आर्टिकल के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 325 नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल में रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर डिनाई नहीं किया जाएगा, ऐसा 325 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। 326 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है कि हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे वो बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज होंगे। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे, इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को इससे रिलेटेड पावर दी गई है। इट मीन स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस से रिलेटेड पावर स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 329 बार द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। इलेक्टोरल मैटर पर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। आर्टिकल 329 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली द इलेक्शन कमीशन हैड ओनली वन election commissioner, but after the election commissioner amendment act 1989 it was made a multi member body। 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली वन मेंबर बॉडी हुआ करते थे, बट इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंदर प्रोविजन कर दिया कि अब इसके अंदर मल्टी मेंबर होंगे। इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। इलेक्शन कमीशन के अंदर वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड अदर कमिश्नर्स होंगे। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इस नंबर को फिक्स कर सकता है। इट मीन्स अदर मेंबर्स का नंबर यहाँ पर फिक्स किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। प्रेजेंट में वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड टू अदर मेंबर होते हैं। इट मीन्स ओवरऑल 3 मेंबर्स कंप्राइज होते हैं। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा हेल्प किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असिस्टेंस के लिए यहाँ पर 2 एडिशनल मेंबर होते हैं, जबकि स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा इलेक्शन कमीशन को हेल्प किया जाता है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स। कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है एंड उनका टेन्योर क्या होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया है 2023 में बनाया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। यहाँ पर ये एक नया एक्ट अभी 1 ईयर पहले बनाया गया था और प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा। दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। 6 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पर फिक्स है और 65 ईयर्स तक इसका सर्विस हो सकता है। The salary and conditions of service of the chief election commissioner and election commissioner will be equivalent to that of the Supreme Court judge। सैलरी एंड अलाउंस इनका सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होगा। रिमूवल प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर्स मेंबर्स कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दियर टर्म। कभी भी रिजाइन कर सकते हैं और एक्सपायरी टर्म से पहले भी अपने आप को ये रिमूव कर सकते हैं। इसको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। Chief Election Commissioner can be removed from office only through a process of removal similar to that of Supreme Court judge by Parliament, while election commissioners can only be removed on the recommendation of the Chief Election Commissioner। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल प्रोसेस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस, इट मीन्स यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर पास कराना होगा, तभी वो रिमूव हो सकता है। अदर कमिश्नर्स की अगर बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस या रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें रिमूव किया जा सकता है। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ चीफ election commissioner or election commission? The constitution has no specified the term of members of the election commission. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन का टेन्योर, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टेन्योर फिक्स नहीं है। हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा, किसी टाइप का यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हैज नॉट डिबेट द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये रिटायर के बाद भी अपॉइंटमेंट किसी पोस्ट पर किया जा सकता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन भी किसी टाइप का इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, डिबेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं किया गया। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टर्म कितना होगा, दिस इज नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, and what will be qualification, this is not specified, not prescribed, and after retiring इलेक्शन कमिश्नर्स के डिबेट से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 आउटलाइन द करंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। करंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो भी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 अभी एक्ट बन चुका है, इसके अंदर आउटलाइन है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी विच इंक्लूड द पीएम, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर कमेटी होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। A search committee headed by law minister propose a panel of names to selection committee. A search committee जो कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होती है, वो सिलेक्शन कमेटी के लिए नेम प्रपोज करते हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है, बट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो यहाँ पर बताना। ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के मर्जर स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट रेज होते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको रिजॉल्व करता है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज 3 मेंबर बॉडी। Second, the Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general election and by-election. This is also wrong statement. So only statement 3 is right. This is mains related question. Discuss the role of Election Commission of India in the light of evolution of modern code of conduct. 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। We will graphically understand the year-wise deportation from US. What is issue? Of the 332 undocumented Indian immigrants who have been deported from the US in 2025, people from Punjab accounted for the highest share, 38%, followed by people from Haryana 33% and Gujarat 22%. Recently, इस ईयर 2025 में टिल नाउ 332 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स को यूएस ने डिपोर्टेड किया है, जिसमें पंजाब हाईएस्ट शेयर रखता है 38%, इसके बाद हरियाणा 33% और गुजरात के 22% इनमें इंक्लूड है। द रिमेनिंग डिपोर्टेड वर फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट एंड यूटीज। स्टेट वाइज शेयर ऑफ इंडियन सिटीजन्स डिपोर्टेड फ्रॉम द यूएस इन 2025, 332 पीपल जो यूएस के द्वारा डिपोर्ट किए गए हैं। इन पीपल में किस स्टेट के पीपल कितने हैं, इससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब के 126 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को यूएस ने डिपोर्ट किया है, हरियाणा के 110 एंड गुजरात के 74 एंड अदर्स 22। चार्ट, द चार्ट शो द नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस सिंस 2009। 2009 से अब तक इंडिया के कितने अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स को यूएस के द्वारा डिपोर्ट किया गया है, इससे रिलेटेड ये चार्ट है। 2009 में 734 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस को यूएस ने डिपोर्ट किया था।
वहीं 2019 में सबसे ज़्यादा अबाउट 2042 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया था। 2025 में 333 ये अभी तक का डाटा है जो कि यूएस के द्वारा डिपोर्ट किए गए हैं। बट इस बार स्पेशल इसलिए है कि इन लोगों को हैंडकफ करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। द चार्ट शो द स्टेट वाइज शेयर ऑफ इलीगल एजेंट्स आइडेंटिफाइड टिल जून 2024। जून 2024 तक स्टेट वाइज शेयर ऑफ इलीगल एजेंट्स कितने फाइंड आउट किए गए उससे रिलेटेड डाटा है। इलीगल एजेंट्स आंध्र प्रदेश से 498 सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से आइडेंटिफाई किए गए। वहीं यूपी 418, तमिलनाडु 372, महाराष्ट्र 337, दिल्ली 299, पंजाब 209, केरला 206, वेस्ट बंगाल 130, तेलंगाना 123, अदर्स 450। ये वो इलीगल एजेंट्स हैं जो कि जून 2024 तक आइडेंटिफाई किए गए यूएसए के अंदर। नंबर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स एनकाउंटर्ड एट द साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू द यूएस। इंडियन इमिग्रेंट्स जो कि साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ यूएस पर एनकाउंटर किए गए। 2020 में हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी लाइंस अलग अलग मैसेज शो कर रहे हैं। देख सकते हैं ब्लू साउथ वेस्ट बॉर्डर रूट से कितने इंडियन इमिग्रेंट्स को एनकाउंटर किया गया है। रेड में हम देख सकते हैं नॉर्थर्न बॉर्डर को शो कर रहा है एंड अदर्स हम देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर से शो किया गया है। नंबर ऑफ इंडियंस हु हैव ओवरस्टेड देयर वीजा आफ्टर बीइंग एडमिटेड इनटू द यूएस फॉर वेरियस पर्पजेज। यूएस के लिए वेरियस पर्पज के लिए जो पीपल पहुंचते हैं ओवर स्टेड दियर वीज़ा, इन्होंने अपने वीज़ा पर ओवर स्टे किया यूएस के अंदर। हम देख सकते हैं कि लाइट ब्लू स्टडी पर्पज के लिए वीज़ा रिलीज़ किए गए थे एंड डार्क ब्लू बिजनेस और प्लेजर पर्पज के लिए, बाकी अदर्स का गिवन है। 2018 में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अदर पर्पज के लिए वीज़ा यहाँ पर टेकिंग किया गया। और वहीं अब हम लास्ट 2023 में देख सकते हैं कि बिजनेस पर्पज के लिए जो वीज़ा थे उसका शेयर अब बढ़ गया है और अदर पर्पज का जो शेयर है वो काफ़ी डाउन हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।